लेकिन अजय जी, आज मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम सब लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जो जो भी कुंभ में हुआ, हम उससे शर्म दुख भी है, शर्म भी है। वो रेफरेंस बार बार कहीं ना कहीं पलट के आ जा रहा है, डिस्कशन नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जो भी वहां किया, उससे बीजेपी और केजरीवाल साहब जो दिल्ली में कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग गवर्न करने लायक नहीं है, चाहे वो केजरीवाल साहब हो चाहे वो बीजेपी हो। इन लोग में संवेदनशीलता नहीं है और ये लोग गवर्न करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि केजरीवाल साहब अगर ये कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है, तो इस पे मुकदमा होना चाहिए और इस पे उनको एफआईआर करके जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय भाई, मैं जो केजरीवाल जी का जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उस पे, और दो शब्द आज मुझे इसलिए लगता है कि हम सब लोगों को कुंभ के बात पे भी बोल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नैतिक शायद जिम्मेदारी है कि हम कुंभ को कि जितनी भर्त्सना करें उतना कम है। देखिए, मैं कुंभ से ही शुरू करूंगा। मेरा मानना है कि मैं 2013 में कुंभ गया था। निश्चित रूप से देखिए, जब ये बड़े आयोजन होते हैं तो कुछ भी वीआईपीज के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए, उससे इनकार नहीं किया है। लेकिन सारी व्यवस्था वीवीआईपी के लिए होगी, जनरल को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत बार होता है, हम अपने धर्म को मानते हैं लेकिन हमारी तमाम ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो प्रशासनिक हो या संवैधानिक हो या दूसरी हो, जिसके लिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है। तो हमें थोड़ा सा प्रिविलेज उस जगह देना ही होता है और देना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि आप जब सब कुछ उधर कर देंगे और इनके लिए जो वास्तव में स्टेक होल्डर हैं, जो वास्तव में धर्म के लिए समर्पित भाव से आ रहे हैं, तमाम किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, तमाम कष्ट उठा के आ रहे हैं, करते हैं। तो कहा जाता है, यदि भगवान के हम पूजा को जा रहे हैं और उसके किसी संत को या उसके किसी भक्त को हम पीड़ा पहुंचाते हैं, तो हमारी की हुई पूजा कभी भी सार्थक नहीं हो सकती है। तो मैं इस बात को मानता हूं, तो मैं इसमें मध्य मार्ग अपनाने की बात करता हूं। और मैं 2013 का जिक्र कर रहा हूं, जब यही कुंभ हुआ था और उस समय आजम खां उसके प्रभारी मंत्री थे, जो बेहतरीन इंतजाम था। चूंकि मैं खुद गया था उसमें स्नान करने, मैंने देखा था उसमें एक चीज थी, वीआईपीज के लिए एक रोड दे दी गई थी कि आप इससे जाओ, इसी से आओ। आपकी गाड़ी फंसे तो फिर अब उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि आप तो गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन पैदल वाले दूसरे और उनके रास्ते को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको आप तकलीफ नहीं दे सकते हैं, उनके क्षेत्र में आप वो नहीं कर सकते हैं। आपको एक सीमित क्षेत्र दे दिया गया, आपका रास्ता घूम के जाएगा, आप जाइए, आपकी वोट लंबा जाएगी, आप इनका लेकिन सीधा रास्ता होगा। तो यानी पब्लिक के उसको ध्यान रखा गया था। यही वजह थी उस कुंभ में कोई हादसा नहीं हुआ था। एक हादसा प्रयाग स्टेशन पर हुआ था, जिसमें ट्रेन का जो स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था, जब वो बदला तो उस बात को लेकर के जो अनाउंस हुआ, उसके बाद लोग भागते हुए जो बढ़े, उसके कारण पुल टूटने से जो घटना हुई, पुल की रेलिंग टूटने से, वही घटना हुई थी। वो लोगों की स्वतः गलती थी, उसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकते कि रेलवे की भी कोई बड़ी गलती हो या किसी और की हो। लेकिन फिर भी तत्कालीन रेल मंत्री थे पवन कुमार बंसल, उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई की और उन्होंने खुद भी अपने इस्तीफे को ऑफर किया था। यह मैं उदाहरण दे रहा हूं, चूंकि इत्तेफाक से मैं दोनों शख्स से निजी तौर पे भी परिचित हूं। चलिए, अब इसको छोड़ दीजिए। तो आज जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, यह सीधे सीधे हत्या का मामला है। क्यों हत्या का मामला है? आपने देश भर में कुंभ को, महाकुंभ और जाने कौन कुंभ, यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अर्धकुंभ और कुंभ,
यह शब्द का जिक्र है, महाकुंभ शब्द का जिक्र नहीं है। जिस हम लोग मनु संहिता को लेके बड़ी बातें करते हैं, उसी की मनु स्मृति में जिक्र है कि कैसे कैसे उसकी पूजा की जाएगी, क्या क्या किया जाएगा, कैसे गंगा का स्नान किया जाएगा, एक एक विधान बताया गया है। अरुण जी बैठे हैं, अरुण जी ने उस पर अध्ययन किया होगा, मुझे लगता है उसमें गंगा के स्नान के भी विधान है। और वही नहीं, उसके अलावा तमाम और संहिताएं हैं, गंगा को लेकर भी है, पूरी पूरी उसको लेकर भी पुस्तक है और विधान है। उनका कहीं पालन नहीं हो रहा है इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से लेके अब तक। उसमें है कि गंगा के उस क्षेत्र को धंधा नहीं बनाया जाएगा, यहां सत्ता प्रायोजित धंधा बनाया गया, गुजरातियों को धंधा दे दिया गया। इस चक्कर में इतने ज्यादा कॉटेजेज और सब कुछ बनाने के लिए कि इतने हजार की इसमें ये सुविधा, इसमें सोनाबाद भी मिलेगा, इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, यानी आप गंगा स्नान करने जा ही नहीं रहे, आप तो वहां जो है टूरिज्म के लिए सिर्फ जा रहे हैं, धर्म का जो पवित्रता होती है उसे नष्ट करने जा रहे हैं। तो एक बात ये, तो इसने क्या किया, धंधे के कारण जो वहां रास्ते थे आम लोगों के लिए, तो 2 रास्ते छोड़े, बाकी सारे रास्ते वीआईपीज के लिए और दूसरों के लिए कर दिए। और जो आम लोगों वाले हैं उसमें भी जो थोड़े छोटे टाइप के वीआईपी हैं वो घुसना शुरू हो जाते हैं, जो अफसरों की और दूसरों की लाभी है। तो यह समझिए, आप इतने अतिथियों को बुला रहे हैं, दुनिया में इवेंट बना रहे हैं, चुनावी प्रचार उसको कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कल अरविंद केजरीवाल ने इसी महाकुंभ को लेकर के प्रचार किया है। तो आप जब इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, तो साहब फिर ये होना ही था और वही हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे अजय भाई, 9 में से 6 पुल आम जनता के लिए बंद कर दिए गए थे। अपग्रेड कर रहा हूं आपको जी। मैं तो पहले ही बता रहा हूं, मैं तो झूसी में मेरी बहन रहती रही है, तो मुझे पता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं तो वहां से पैदल सीधे चला जाता था कि हाँ भाई कर लीजिए। तो इसलिए बता रहा हूं, मैं पूछ रहा था वहां पर, तो उन्होंने मुझे जो हालात बताए उनके मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक, अभी पता नहीं क्या आंकड़े हैं, मैं आधिकारिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन 100 से अधिक मौतों की बात वो लोग बता रहे हैं। अब कितनी है अभी कोई चूंकि फिगर नहीं आया, लेकिन सरकारी तौर पर भी अब तक 2 दर्जन के करीब की सूचना आ चुकी है, जो लाशें वहां पहुंच चुकी हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इस तरह की स्थिति है। चलिए, ये तो हुई एक बात। तो ये हत्या है, और ये हत्या है वीवीआईपी के चक्कर में, ये हत्या है गुजरातियों के उस बिजनेस के चक्कर में, ये हत्या है धर्म को धंधा बनाने के चक्कर में। तो यानी इस धंधे ने, इस राजनीति ने हमारे इतने श्रद्धालुओं को मार डाला है, जो वास्तव में क्या कहते हैं, कई कई किलोमीटरों से, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंचे थे, सामान लाद के पहुंचे थे। तो यह समझिए। चले, इसके बाद आता हूं कि इस दुर्घटना पे निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं और होना चाहिए। दूसरा, एक ढोंग की राजनीति शुरू हुई 2011-12 के समय में, जब अन्ना को बैठा करके किस तरीके से दिल्ली में एक ढोंग किया गया और झूठे आरोप बनाए गए, क्रिएटेड थे, क्योंकि वो आरोप आज तक प्रमाणित नहीं हुए। हर अदालत ने उन आरोपों को खारिज किया है। इसका मतलब है वो सभी निर्दोष लोग थे, और जो लोग निर्दोष लोग थे उन्हें दोषी बता करके और उन्हें फंसाने का काम किया गया। और ये सब विनोद राय की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। विनोद राय ने ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी रिपोर्ट दी थी, विनोद राय ने ही जो है शीला दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, विनोद राय ने ही मनमोहन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, और पूरी कांग्रेस की सरकार को और उनके तमाम उन परिवारों को जो कांग्रेस संभालते हैं उन्हें बदनाम किया गया था।
अदालत में सारे आरोप झूठे पाए गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सभी निर्दोष थे। फंसाने का काम किया गया, बदनाम करके सत्ता बदलने का काम किया गया। चलिए, सत्ता बदली, अरविंद केजरीवाल उन्हीं आरोपों पे आए। मैं उसका साक्षी हूं। अरविंद केजरीवाल कसम खाते थे मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति में आए। अरविंद केजरीवाल कहते थे अपने बच्चों की कसम खा के मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यदि हमारे किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाएगा तो तब तक वह व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहेगा, तुरंत इस्तीफा होगा, तब तक किसी पद पर नहीं रहेगा, उसको राजनीति से संन्यास तब तक के लिए दिला दिया जाएगा जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए। उस आरोप में सुन लीजिए आप, आज सारे आरोप क्या चार्जशीट होने तक वो जेल में भी रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री पद उन्हें तब छोड़ना पड़ा जब मुख्यमंत्री पद के सारे अधिकार उनसे छीनते हुए उन्हें जमानत दी गई थी कि वो किसी फाइल पे न साइन कर सकेंगे, न चेयर पे बैठ सकेंगे, न ऑफिस जा सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे। तब उन्हें लगा कि अब ये काम हम कैसे कराएंगे अपने धंधे, तब उन्होंने मजबूरी में दूसरे को पद दिया। तो यह एक सकते हैं। बहरहाल, इसके पहले आपको याद होगा सत्येंद्र जैन भी जेल में रहते हुए काफी वक्त तक मंत्री रहे थे, मनीष सिसोदिया भी रहे थे। तो ये आप समझ लीजिए कि किसी से इन्होंने नहीं, संजय सिंह भी रहे, किसी से इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया और किसी के भी क्लीन चिट आज तक नहीं मिली है, बल्कि चार्जशीट हुई सबके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल हुई है और चार्जशीट पर जब जमानत के इनका ऑर्डर किए गए उसमें लिखा है कोर्ट ने आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए ये शर्तें लगाई गई। अब इसके बाद आइए कि जब ये सारे करते हैं, आरोप लगाते हैं और आरोप की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का जगदीप जी बैठे हुए हैं। पंजाब में विक्रम मजीठिया के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे कि वो नशे का असली तस्कर ये है और पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया है। साहब, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की सरकार ने विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया, जेल डाला और मैं सैल्यूट करता हूं उस डीजीपी को, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को, जिसने यह हिम्मत पंजाब में दिखाई और मजीठिया को जेल में डाला। साहब, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की वहां सरकार आई, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को उस पद से हटाया गया। सरकार ने पैरवी की और बेल दिलवाई किसको? विक्रम मजीठिया को। विक्रम मजीठिया से केस वापस ले लें डिफेमेशन का, कोर्ट में माफी मांगी कि हां हमने झूठा कहा था, ऐसे ही कहा था। अब आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल है। अरुण जेटली पे आरोप लगाए थे, माफी मांगी। कीर्ति आजाद पे आरोप लगाए थे, माफी मांगी। कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाए थे, माफी मांगी। तो ये सबसे बड़े माफी वीर हैं, यहां से लेके गुजरात तक माफी मांगते, पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते। अब जो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी कड़ी में ये कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी इन्होंने ला के बैठा लिए हैं और इसके बाद में जो ये पहले कहा करते थे कि मैं नास्तिक हूं, फिर सेकुलर हो गए, फिर सेकुलर के बाद में हनुमान भक्त हो गए, हनुमान भक्त के बाद कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुए, कृष्ण भगवान बन गए और अब तो सनातनी हो ही गए, आप देख ही रहे। तो ये सारी कस्मों के बाद में इनकी स्थिति ये है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, एक्सपोज हो चुके हैं। आए थे कह के न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न कुछ लेंगे, न कुछ लेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं लेना चाहिए, सरकारी चीजें आपको सरकार राजकीय कार्य के लिए मिलते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे पास में बनारस का मौजूद है। संकट मोचन के महंत जी प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब महंत भी हैं। सुबह उठते हैं, महंत का पूरा काम करते हैं और जैसे उनका ड्यूटी का टाइम होता है पूरे, तब वो अपनी सरकारी
व्यवस्थाओं के तहत वहां जाते हैं, उस तरह से काम करते हैं, और फिर जैसे बीएचयू का गेट छोड़ते हैं, फिर वो महंत की भूमिका में आ जाते हैं और एक भी सरकारी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल करना चाहिए राजकीय कार्य के लिए, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की झूठ की राजनीति ने यह किया कि पूरी तरीके से हर गुनाह किया, हर पाप किया, और उसके बाद झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं उस हरियाणा पे, जिस हरियाणा में ये पैदा हुए, जिस हरियाणा से इनका परिवार निकला। साहब एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि वहां जहर मिला दे रही है बीजेपी, तो क्या बीजेपी के लोग पानी नहीं पीते हैं यमुना का? कोरा झूठ। और जिस आधार पे बोल रहे हैं वही दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि गलत बोल रहे हैं, असल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं और ना हो सकता है, ना संभव। तो यानी झूठा व्यक्ति है और मक्कारी की बातें करता है, उसकी जवान की कोई वैल्यू नहीं है और वो किसी पर भी कोई आरोप लगा सकता है। अब उन राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया। याद करिए, उस समय कहा करता था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, मुलायम सिंह को गिरफ्तार करो, लालू को गिरफ्तार करो, शरद पवार को गिरफ्तार करो, कपिल सिब्बल को गिरफ्तार करो, अभिषेक मनु सिंघवी, और सबको कहता। अब सबको अपना वो करता है, तो जिनको कहता था फिर उन्हीं के हाथ पांव जोड़ता घूमता है। अब कह रहा है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं किया। भैया क्यों करें? 1 रुपए का कोई भी, बस ये खत्म करता हूं, 1 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड में, 1 रुपए की संपत्ति नहीं है। और राहुल गांधी का तो ये है कि आज तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में मैंने खुद द संडे गार्डियन में स्टोरी लिखी थी कि 26 अक्टूबर 2012 को कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगाया गया आरोप 100% झूठा है और खेमका ने पब्लिसिटी स्टंट किया है।